हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 3 विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इस यूनिट में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें हमने जो हमारे 16 नंबर तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया था। और इसके दो क्लासेज ऑलरेडी बन चुकी हैं न्यूमेरिकल्स की। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको जाके देखिए और एक तरफ से आप इन न्यूमेरिकल्स को समझते हुए चलिएगा। और आज के लेक्चर में जो बचे हुए यानी आज की क्लास में जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि 23 नंबर तक हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो उन सभी को आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जैसे ही हमारी ये क्लास कंप्लीट होगी तो 1 नंबर से और 23 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सॉल्यूशन PDF फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और वैसे आपको स्वयं ही ये सारे क्वेश्चन लगाने, पहले आप यहाँ से समझिएगा और फिर अपने आप से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और कैलकुलेशन पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि वहीं से आंसर गलत होने की ज़्यादा संभावना रहती है। आंसर वहीं पर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में जो पावर है उनको नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसीलिए आपको अपने आप से इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ही ज़्यादा। और चलिए देखते हैं आज का हम अगला क्वेश्चन, यानी अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मिश्र धातु मैग्नीन के बने प्रतिरोधक पर लिए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक सारणी दी गई है, यानी कि एक टेबल दी गई है जिसमें धारा और वोल्टता, यानी धारा और वोल्टता के कई सारे मान दिए गए हैं। आप याद करिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था ओम का नियम, तो वहाँ पर हमने बताया था आपको कि जो वोल्टता और धारा के बीच में, यानी वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ बनता है उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको प्रतिरोधक मिलता है। और यहाँ पर वही कहा गया है कि मिश्र धातु मैग्नीन के बने प्रतिरोधक पर लिए गए प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी इससे हमको क्या ज्ञात होगा। तो बहुत सारे यहाँ पर प्रेक्षण लिए गए हैं, यानी कि ग्राफ के माध्यम से बहुत सारे प्रेक्षण लिए गए हैं धारा और वोल्टता के। तो यहाँ से हमको प्रतिरोधक, तो हमने वहाँ पर ओम के नियम में क्या पढ़ा था कि जो V और I का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यही होता है ओम का नियम। तो हम इसी सारणी से यहाँ पर समझते हैं, यानी कि हम V और I का अगर अनुपात निकालें तो वहाँ पर अगर सभी मानों के लिए अगर मान सेम आ रहा है तो यहाँ पर ओम के नियम फॉलो हो रहा है, यानी ओम के नियम का पालन यहाँ पर हो रहा है। और इसलिए जो उससे निष्कर्ष निकलेगा वो हम यहाँ पर बाद में निकालेंगे मिश्र धातु मैग्नीन के बने प्रतिरोधक पर। तो अब यहाँ पर हम जैसे यहीं पर ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर अगर हम वहाँ पर आपको समझाएंगे तो फिर सारणी हमारे सामने नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए आप इसको देखिएगा, आपकी बुक में भी ये सारणी बनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस में ये सारणी दी गई है, टेबल दी गई है। तो यहाँ से देखिए V और I का अनुपात हम इसके लिए ले रहे हैं, यानी 3.94/0.2। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.7, ये मान आया। अब इस प्रकार से आप अगर सभी को निकाल के देखेंगे, यानी 7.87 में अगर आप 0.4 का भाग देंगे तो भी सेम आएगा। उसके बाद किसी भी मान के लिए अगर आप V और I का अनुपात निकालेंगे तो वो सेम ही निकलेगा। इस टेबल में ये विशेषता है। हम एक और रैंडमली यहाँ पर उठाते हैं और देखते हैं इसको, तो 19.2/3। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 19.2, इधर बचेगा, और 7 ओम। यानी कि देखिए यहाँ पर भी जब हमने पहला उठाया तो यहाँ पर भी 19.7 मान आ रहा है। और फिर हमने जब एक यहाँ पर रैंडमली उठाया ये मान, तो यहाँ पर भी जो V और I का अनुपात है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, 19.7 आ रहा है। आप किसी भी मान के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सभी के लिए मान 19.7 या 19.8 यानी आसपास ही आएगा, वो लगभग कांस्टेंट ही होगा। इसीलिए यहाँ पर ओम का नियम फॉलो करता है, ओम के नियम का पालन करता है। मैग्नीन का प्रतिरोधक पूरे वोल्टेज परिसर में ओम के नियम का पालन करता है। तो इसीलिए मैग्नीन की, इससे हमको क्या निष्कर्ष मिला कि मैग्नीन की प्रतिरोधकता पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, यानी यहाँ पर T का प्रभाव वो कम पड़ता है, यानी ताप का प्रभाव वो कम पड़ता है। ये हमको इससे पता चला, क्योंकि ये ओम के नियम को फॉलो कर रहा है। जो मैग्नीन का प्रतिरोधक है पूरे टेबल में हमने देखा मान हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 17 नंबर। तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको ये बताना था क्या निष्कर्ष निकलता है। तो क्योंकि ये ओम के नियम का पालन करता है, इसीलिए मैग्नीन की प्रतिरोधकता पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो ये था हमारा 17 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
तो 18 नंबर है यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सभी ही यहाँ पर थ्योरेटिकल हैं, कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं दिया गया है। तो पहला ए नंबर क्वेश्चन है, किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले धात्विक चालक से एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो निम्नलिखित में से चालक में कौन सी अचर रहती है, यानी कौन सा टर्म इसमें अचर रहेगा? धारा, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र या अपवाह चाल। तो असमान अनुप्रस्थ काट वाले धात्विक चालक से एक समान धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही, तो पहले ही कहा गया एक समान धारा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, केवल और केवल धारा अचर रहती है और अन्य जो राशियाँ हैं वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती हैं। और जैसे धारा घनत्व है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये सभी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर यानी कि जो आंसर होगा वो यही होगा कि जो धारा है केवल धारा अचर रहती है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको हम यहीं पर आपको बताए दे रहे हैं, केवल धारा अचर, यानी केवल और केवल धारा ही अचर रहती है, बाकी सभी क्या होंगे, बाकी सभी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है इसी में कि क्या सभी परिपथीय अवयवों के लिए ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू होता है? यदि नहीं तो उन अवयवों के उदाहरण दीजिए जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो याद कीजिए, जब हमने ओम के नियम पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ओम के नियम की कुछ सीमाएं पढ़ी थी, ओम के नियम के कुछ अपवाद पढ़े थे, तो वही सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया है। तो वहाँ पर यानी कि यहाँ पर पहले का तो आंसर ये होगा कि ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू सभी परिपथों के लिए नहीं होता। कुछ परिपथ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ओम का नियम लागू नहीं होता। हमने उदाहरण के साथ आपको ये सभी चीज़ें समझाई हैं पीछे, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। वैसे रैंडमली हम यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं कि जो डायोड वाल्व है, डायोड वाल्व है भाई, ट्रायोड वाल्व है, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व और संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, ये जो सभी चीज़ें हैं, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व और ट्रांजिस्टर, जो सभी चीज़ें हैं, इनमें ओम का नियम फॉलो नहीं होता, ओम के नियम के पालन नहीं करती। ये जो युक्तियाँ हैं, अर्धचालक युक्तियाँ हैं। तो यही हमको बताना था कि क्या ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और हमने उदाहरण भी आपको दे दिए, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व और ट्रांजिस्टर। और अगर आपको डिटेल में जानना है ओम के नियम के बारे में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ओम के नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर समझाया गया है कि उसके क्या अपवाद हैं, क्या सीमाएँ हैं और कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर नहीं लागू होता है। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर सी, किसी निम्न वोल्टता संभरण जिसमें उच्च धारा देनी होती है का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्यों? यानी किसी निम्न वोल्टता संभरण यानी कि जिसकी वोल्टता कम हो, वोल्टेज कम हो और उच्च धारा देनी हो, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो इसको हम समझते हैं एक फॉर्मूले के माध्यम से। तो 18 का सी नंबर है। तो यहाँ पर आई मैक्सिमम जो होती है वो होती है ई अपान आर, यानी मैक्सिमम धारा होती है ई अपान आर। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत वाहक बल कम है, अतः पर्याप्त धारा प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ई कम है, ई कम है, हमने पीछे ही पढ़ा कि जो कम वोल्टेज संभरण चाहिए यानी कि निम्न वोल्टता संभरण, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल कम है, तो इसीलिए पर्याप्त धारा प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध का कम होना आवश्यक है। यानी हमको मैक्सिमम धारा तभी प्राप्त होगी जब आर का मान क्या होगा? कम होगा। आर का मान कम होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आंतरिक प्रतिरोध के अधिक होने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का अधिकांश भाग सेल के भीतर ही व्यय हो जाता है। इसीलिए तो हमको क्या यहाँ पर जानने को मिला, ये मिला कि इसीलिए इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, क्योंकि ई का मान कम है। तो अगर आई मैक्सिमम चाहिए तो आर का मान कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आर का मान अधिक होगा तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का अधिकांश भाग सेल द्वारा ही सेल के भीतर ही व्यय कर दिया जाएगा। अब डी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी उच्च विभव यहाँ पे हाई वोल्टेज यानी किसी उच्च विभव संभरण मान लीजिए 6 किलोवोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होना चाहिए, क्यों? यानी उच्च विभव का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्यों अत्यधिक होना चाहिए? तो क्या होगा, यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो लघु पतित होने की दशा से संभरण से अति उच्च धारा प्रवाहित होगी और संभरण के क्षतिग्रस्त होने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। यानी क्या यहाँ पर प्राप्त हुआ? तो वही फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था, आई बराबर ई अपान आर। तो यहाँ से क्या कहा गया है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होगा, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि बहुत कम होगा, यहाँ पर तो अत्यधिक का दिया गया है, लेकिन अगर प्रतिरोध बहुत कम होगा तो धारा का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध दिया हुआ है, रिलेशन आई बराबर ई अपान स्मॉल आर।
तो अगर R का मान कम होगा यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो किसी कारणवश लघु पतित होने की दशा से संभरण में अति उच्च धारा प्रवाहित होगी। आप देख ही रहे हैं इस फार्मूले से यहाँ पर जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है यानी कि अपोजिट रिलेशन है। तो अगर R का मान कम होगा तो I का मान ज़्यादा होगा यानी अति उच्च धारा प्रवाहित होगी और संभरण के क्षतिग्रस्त होने की संभावना यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिनका हमको डायरेक्ट आंसर बताना था। यहाँ पर कुछ कारणों से एक जो कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर हमको व्यू देना था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सभी यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो चलिए इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है धातुओं की मिश्र धातुओं की, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है धातुओं की प्रतिरोधकता प्रायः उनकी अवयव धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है कि कम होती है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन सभी यानी ये जो चारों क्वेश्चन है ये जो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता है वहाँ से ये चारों क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो वो टॉपिक आप बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ भी लिया होगा। अगर आप क्रम से हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पर हमने बताया प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। तो वहीं से चारों क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो वहाँ पर डिटेल बताया गया। तो यहाँ पर हम केवल आपको डायरेक्ट आंसर बताए दे रहे हैं, आप वहाँ से उन चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं। तो क्या होता है धातुओं की, यहाँ पर मिश्र धातुओं की बात की गई है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता प्रायः उनकी अवयव धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर अधिक आंसर सही है। और क्यों अधिक होती है ये सभी कारण वहाँ पर बताए गए हैं, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का ताप गुणांक शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध के ताप गुणांक से बहुत कम होता है या अधिक होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है कम होता है, यानी कि मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का ताप गुणांक शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध के ताप गुणांक से बहुत कम होता है। यानी ज़्यादा किसका होता है, अल्फ़ा शुद्ध इज ग्रेटर देन अल्फ़ा मिश्र धातु, ये यहाँ पर रिलेशन मिलेगा। मिश्र धातु मैग्नीज की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ लगभग क्या है, तेजी से बढ़ती है या स्वतंत्र है। तो यहाँ पर स्वतंत्र आंसर है। अभी जस्ट याद करिए हमने जो पहला ही क्वेश्चन किया था आज की क्लास का, तो वहाँ पर हमने V और I का अनुपात निकाला था मैग्नीन के लिए। तो वहाँ पर हमको क्या मिला था, वहाँ पर हमको कांस्टेंट मान मिला था, एक ही मान मिला था। यानी कि हमने वहाँ पर आपको बताया था कि ताप का मैग्नीन में बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए यहीं पर वही क्वेश्चन है कि मैग्नीन की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ क्या है, लगभग स्वतंत्र है, तेजी से नहीं बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा असर ही नहीं पड़ता ताप का मैग्नीन में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। किसी प्रारूपी विद्युत रोधी जैसे कि अंबर है की प्रतिरोधकता किसी धातु की प्रतिरोधकता की तुलना में 10⁻22 या 10⁻23 कोट के गुणक से बड़ी होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो 10⁻22। डायरेक्ट मान आपको याद रखना है। किसी प्रारूपी विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता किसी धातु की प्रतिरोधकता की तुलना में 10⁻22 कोट के गुणक से बड़ी होती है, यानी कि रो इज ग्रेटर देन 10⁻22 की कोटि के गुणक के से बड़ी होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन से आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन इसी के अंदर ही बना दिए गए हैं। यानी अधिकतम या न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे। यानी यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करें कि समांतर क्रम में संयोजित करें। यहाँ पर सिर्फ ये दिया गया है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हम इनको संयोजित करें कि हमको अधिकतम प्रतिरोध मिले, और किस प्रकार संयोजित करें कि हमको न्यूनतम प्रतिरोध मिले। और फिर आगे कहा गया है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात भी निकालिए। ये A नंबर क्वेश्चन हुआ। फिर B नंबर क्वेश्चन में 3 आपको प्रतिरोध दिए गए और इनको इस प्रकार संयोजित करना है कि पहले तुल्य प्रतिरोध इतना आए, फिर तुल्य प्रतिरोध इतना आए, और फिर इस प्रकार संयोजित करने की तुल्य प्रतिरोध इतना आए और फिर इतना, यानी 4 मान दिए गए हैं। तो ऐसे इस प्रकार से तीनों हमको संयोजित करना है कि ये सभी मान आए, यानी अलग अलग के लिए ये निकालना है यहाँ पर। और फिर C नंबर क्वेश्चन है, 2 फिगर दिए हुए और इन फिगर से तुल्य प्रतिरोध का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो इतना हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम 20 नंबर का सबसे पहले A नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 का A नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है
क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रकार से संयोजित किया गया आर प्रतिरोध और एन प्रतिरोधक। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में ही हमको अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट जोड़ा जाता है, अपॉन में नहीं होता। तो इसीलिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर प्लस आर 3 तक जोड़ेंगे प्लस डॉट 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 प्लस एन पद बराबर क्या हो जाएगा, एन आर। तो ये क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम प्रतिरोध के लिए हमको जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में। और उसके बाद अगर हमको क्या चाहिए, न्यूनतम, तो ये तो हुआ ए का फर्स्ट नंबर और ए का सेकंड नंबर, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हमको जोड़ना होगा, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हमको जोड़ना होगा किसमें, समांतर क्रम में। तो 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 यन पद, यानी कि N/R। तो यहाँ से RP क्या आ जाएगा, RP आ जाएगा R/N। तो यानी कि पार्श्व क्रम में हमको क्या मिल गया, तुल्य प्रतिरोध ये मिल गया, और श्रेणी क्रम में ये, यानी ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम रेजिस्टेंस। तो ये हमको दो चीज़ें मिल गई। और फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था निकालने के लिए कि इन दोनों का अनुपात निकालें। तो अनुपात निकाल लेना, यानी RS श्रेणी क्रम में और RP पैरेलल क्रम में बराबर ये होगा NR/R/N। तो R से R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा N²/1, यानी RS अनुपात RP बराबर N²/1। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये हमने केवल सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर में हमको क्या करना है, 4 प्रतिरोध निकालने हैं, यानी कि हमको इस प्रकार से संयोजित करना है कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो जो मान दिए गए हैं सभी मान एग्जैक्ट वहाँ पर निकलें। तो हम एक आपको बताए दे रहे हैं, आपको 3 अपने आप से निकालने हैं। केवल आपको इस प्रकार से सेट करना है कि तुल्य प्रतिरोध वही है जो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है। तो इसका फर्स्ट नंबर है, यानी कि हमको तुल्य प्रतिरोध क्या लाना है, 11/3 लाना है, और R1 R2 R3 ये दिए गए हैं 1 2 3 ओम, यानी 1 2 3 ओम दिए गए हैं हमको, और हमको तुल्य प्रतिरोध लाना है 11/3। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमको 6 मिलेगा, जो कि पर्याप्त नहीं है, यानी कुछ को समांतर और कुछ को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 व R3 को समांतर क्रम में और R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तब हमको ये मान, हमको ये अपने आप से कॉमन सेंस लगाना है कि हमको किस प्रकार से, किसको किस प्रकार से जोड़ दें कि तुल्य प्रतिरोध ये आए। तो यहाँ पर R2 और R3 को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो R2 1/2 1/3 1/R, तो ये आ गया 1/R बराबर 6 और ऊपर 5, यानी 5/6। तो R आ गया कितना, 6/5 ये आ गया, यानी R' इसको हम मान लेते हैं ताकि वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। फिर क्या करना है, R1 को श्रेणी क्रम में, तो R बराबर R' प्लस R1, यानी कि 6/5 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 11/3 है, ये 11/5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देखिएगा उसका आंसर यहाँ पर निकल रहा है, जो कि R1 R2 1 2 3 दिए गए हैं, और यानी कि हमको तुल्य प्रतिरोध 11/5 निकालना है, तभी तो वो यहाँ पर नीचे गलत हो रहा है। तो इसीलिए अलग अलग प्रतिरोधों के लिए हमको अलग अलग यहाँ पर मान निकालने हैं। तो ये सेकंड नंबर उसका क्वेश्चन है, वो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R' और R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो R बराबर यहाँ पर आ जाएगा क्या, 11/5 ओम तुल्य प्रतिरोध, और यही हमको निकालना था। ऊपर वो 3 गलती से वहाँ पर लिख गया था, हमको 11/5 निकालना था। देखिए तो वही 11/5 हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से करना है। और देखिए जैसे थर्ड नंबर दिया हुआ है हमारा, एक और हम बताए दे रहे हैं, 6 ओम तुल्य प्रतिरोध निकालना है 1 2 3 की सहायता से। तो ये तो आप देखते ही जान जाएंगे, यानी देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमको इसको किस क्रम में जोड़ना है तीनों प्रतिरोधों को। तो देखिए 6 ओम चाहिए, यानी मैक्सिमम चाहिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो 1 + 2 + 3 बराबर 6 ओम प्राप्त हो गया हमको तुल्य प्रतिरोध 6 ओम। इसीलिए जो हमारे दो बचे, यानी कि 11/3 ओम, R बराबर 11/3 ओम और R बराबर 6/11 ओम, ये दो मान हमको निकालने
तो आपको R1 और R2 और R3 को इस प्रकार से संयोजित करना है कि तुल्य प्रतिरोध 11/3 और 6/11 है। तो ये आपको स्वयं करना है। 2 इसके क्वेश्चन हमने बता दिए हैं और इसका क्वेश्चन नंबर ए वो भी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो अब इसका बचता है क्वेश्चन नंबर 3, यानी जिसमें भी 2 डायग्राम दिए गए हैं, उनकी मदद से हमको यहाँ पर मान निकालना है। अब यहाँ पर सी नंबर देखिएगा, इन फिगर्स में हम देखते हैं। तो फिगर्स में ये जो बी नंबर है इसमें देखिए आप इस प्रकार से देखिए 5 प्रतिरोध दिए गए हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये समांतर क्रम में, लेकिन हमको कहाँ से लेना होता है, प्रारंभ और अंत से तार के। तो यहाँ पर आप कल्पना कीजिए कि हमने ये एक तरफ से पकड़ लिया और एक तरफ से पकड़ लिया, और फिर हमको इसको इस तरफ खींचना है और इसको इस तरफ खींचना है। तो क्या होगा, जब ये फैल जाएगा तो ये जो 5 प्रतिरोध दिए गए हैं ये सभी किस में हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान निकलेगा हमारा R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी कि R डैश बराबर क्या होगा 5R, ये तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। यही आंसर है हमारा। तो ये तो ऐसे तो हमको देखने में, यानी सीधे जब हम डायग्राम देखेंगे तो ये हमको लग रहा है कि ये समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में है, लेकिन जब इस तरफ से तार का एक सिरा और ये तार का एक सिरा दोनों को आपस में खींचेंगे तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो और सभी को श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5R, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए में। तो ये देखिएगा, ये जो इस जगह से अलग हो रहे हैं 2 तार और फिर आगे जुड़ जाते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 ओम, ये 1 ओम, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे श्रेणी क्रम में, यानी कि 2 ओम। और ये नीचे वाला ये भी होगा क्या श्रेणी क्रम में, यानी कि 4 ओम। और ऐसे ही हर एक उसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी हर एक नेटवर्क में। एक नेटवर्क के लिए 2 ओम 4 ओम ये श्रेणी क्रम में आपस में हो गए। फिर ये दोनों जो होंगे ये समांतर क्रम में होंगे। इसके लिए भी 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम और 2 ओम 4 ओम। तो चारों नेटवर्क्स के लिए मान सेम होंगे क्योंकि मान दिए गए हैं, ऊपर श्रेणी क्रम में, नीचे श्रेणी क्रम में, और फिर दोनों आपस में समांतर क्रम में। यानी अगर हम एक नेटवर्क के लिए निकाल लें और फिर हम 4 बार वही प्रोसेस करें तो हमारा फाइनल तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो इसको देखते हैं। तो आप फिगर में देखिएगा, यानी कि 2 ओम व 4 ओम किसमें है, समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/4। तो ये जाएगा 4 2 प्लस 1, यानी कि 1/R बराबर 3/4। तो R का मान क्या आ जाएगा 4/3। तो ये किसके लिए है, ये तो एक नेटवर्क के लिए ना, और वहाँ पर हमारे क्या दिए गए थे, 4 नेटवर्क दिए गए हैं। तो इसीलिए चारों के लिए जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा, यानी इसको हम मान लेते हैं R डैश। तो R बराबर यानी आएगा 4R डैश, यानी 4 नेटवर्क थे ना, तो 4 बार हमको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, 4/3 प्लस 4/3। तो ये हो जाएगा हमारा 16/3 ओम, यानी कि हमारा फाइनली आंसर आया 16/3 ओम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 20 नंबर के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 12 वोल्ट के एक संवरण से चित्र दर्शाए गए अनंत नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। यानी यहाँ पर हमको मान निकालना है आई का, धारा का। लेकिन धारा का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले कैपिटल R चाहिए। यानी हमको क्या पता है, हमको दिया गया है स्मॉल r पता है, हमको E पता है, और हमको I का मान निकालना है, लेकिन हमको R का पता नहीं है। तो R को पहले हम निकालेंगे इस नेटवर्क की सहायता से, और फिर कैपिटल R का मान आ जाएगा तो फिर हमको I का मान भी मिल जाएगा। सबसे बड़ा काम है यहाँ पर कैपिटल R का मान निकालना, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए जब इस प्रकार का नेटवर्क हमको दिया जाता है, ये देखिए अनंत तक गया हुआ है, ये नेटवर्क अनंत तक गया हुआ है और सभी में 1 ओम प्रतिरोध है, यानी कि सभी जगह सेम दिख रहा है। तो इसको मान लेते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी ए और बी के बीच हमको प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए इस जगह से ये मेन आपका मेन परिपथ है, इस जगह से ये इतना हमने अलग कर लिया, और इतनी यानी इतने पूरे की जगह n पदों तक जो ये नेटवर्क गया है, इस पूरे की जगह हम यहाँ पर एक प्रतिरोध इस प्रकार से लगा देंगे, यानी इस प्रकार से एक प्रतिरोध लगा देंगे। इसको इस फिगर को हम अलग से आपको बना के दिखा रहे हैं और फिर समझाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 21 नंबर में हमने फिगर को, आप बुक में फिगर देखिएगा तो उसकी जगह हमने ये संशोधित फिगर वहाँ पर बना लिया, यानी कि जो इस जगह n
इन पदों तक जो प्रतिरोध लगे हुए थे सभी को हटाकर हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, सिंगल प्रतिरोध R। और ये सेम है, यानी एक नेटवर्क हमको यहाँ पर लेना होगा। तो ये सेम है। अब यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले ये दोनों जो हैं ये हैं किस में, ये हैं समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इनका मान निकालते हैं समांतर क्रम में, यानी कि R1। R1 बराबर क्या होगा, तो समांतर क्रम में ये होगा 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/1, यानी कि यहाँ से R1 क्या आ जाएगा, R/R प्लस 1। तो ये हमको मिला R1, यानी कि इतने का तुल्य प्रतिरोध आ गया। आप क्या करेंगे, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी कि R बराबर R1 प्लस ये वाला 1 ओम, यानी सभी श्रेणी क्रम में होंगे, ये वाला 1 ओम प्लस ये वाला 1 ओम। तो यहाँ पर R1 का मान हमको पहले ही पता चल चुका है, तो R1 का मान यहाँ पर हम रख देंगे, यानी कि R/R प्लस 1 और प्लस 2 सीधे यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R प्लस 2 R प्लस 1 बराबर R प्लस 1। अब क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3R प्लस 2 बराबर R² प्लस R। तो ये हमारा एक बनेगा क्या, द्विघात समीकरण -2 और -2 बराबर 0। ये हमको यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, और ये क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा नहीं पूर्ण वर्ग से, इसलिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको धराचार्य फार्मूला। तो ये हो जाएगा R बराबर 2 + -4 + 4 × 2 अपान 2a, यानी कि 2। ये हो जाएगा 2 + -12/2, और जब हम 2 कॉमन लेके यहाँ पर भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा R 1 ± √3 ओम। ये आ गया हमारा कैपिटल R। तो अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, तो अब हमको R का मान रखना है, तो हम किस प्रकार से रखेंगे, तो प्लस माइनस तो हम रख नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध जो होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। जो प्रतिरोध है ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए माइनस का कोई औचित्य नहीं है। R बराबर 1 + √3, और √3 का मान होता है 1.732। तो वो मान यहाँ पर जब हम रख देंगे तो आ जाएगा 2.732 ओम। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू निकली किसकी, कैपिटल R की। और R पता है तो I बराबर E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस फार्मूले को हमको लगा देना है, और 12/2.732 प्लस 0.5, और कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, और I का मान आपको यहाँ पर पता हो जाएगा, जो कि होगा एम्पियर में। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो भी यहाँ पर सॉल्व होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, नीचे एक फिगर भी दिया गया है, ये आप फिगर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर फिगर दिया गया 22 नंबर का फिगर, और यहाँ पर हमसे लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि जो न्यूमेरिकल्स वाले हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जो थ्योरेटिकल हैं वो आपको टॉपिक से पढ़ लेना। यानी यहाँ पर एक विभव मापी का चित्र दिया गया है, एक विभव मापी का चित्र दिया गया है, यानी कि पोटेंशियोमीटर उसे ही हम कहते हैं इंग्लिश में, विभव मापी को। तो विभव मापी का यहाँ पर दिया हुआ है फिगर, ये फिगर हमने देख लिया। अब ऊपर देखेंगे क्या क्वेश्चन का आ गया है। तो यहाँ पर ये सभी मान दिए गए हैं, और पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर E का मान ज्ञात कीजिए। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये E है। E का मान ज्ञात कीजिए, और 600 किलोवोल्ट के उच्च प्रतिरोध का क्या प्रयोजन है, क्या इस उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होता है। और फिर 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, और F नंबर तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं E का मान हमको किस प्रकार से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का A नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर E1/E2 बराबर L1/L2। E1/E2 बराबर L1/L2 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको मान निकालना है E का। तो E का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक यानी कि E2 E बराबर यहाँ से 3 मान हमको दिए गए हैं, यानी 82.3 सेंटीमीटर और 67.3 सेंटीमीटर इंटू 1.02। तो यहाँ से हमको E का मान निकाल लेना है, यानी आपको ये स्वयं कैलकुलेशन करना है, और E का मान आ जाएगा, जो कि होगा किसमें, वोल्ट में। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था यहाँ पर, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था
उसके बाद जो आगे के हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें हमको क्या करना है, केवल और केवल सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो सभी को देखना है। तो एक दो क्वेश्चन हम और बता दे रहे, बाकी आप जो विभव मापी टॉपिक है उसको जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो बी नंबर क्वेश्चन है कि 600 किलो वोल्ट 600 किलो ओम के जो उच्च प्रतिरोध है उसका क्या प्रयोजन है यहाँ पर। तो उच्च प्रतिरोध के लिए प्रयोजन धारा मापी में धारा को कम करना है। तो 600 किलो ओम का प्रतिरोध इसलिए लगाया गया ताकि धारा को कम किया जा सके, जबकि जो कि संतुलन बिंदु से दूर है, इसीलिए प्रमाणिक सेल नुकसान से बचा रहता है। जब हम धारा को कम रखेंगे तो हमारा जो सेल है वो नुकसान से बचा रहेगा, डैमेज से बचा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि क्या इस उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होगा। तो इस संतुलन बिंदु उच्च प्रतिरोध से प्रभावित नहीं होता, यानी हाई वोल्टेज से यानी कि हाई रेजिस्टेंस से उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित नहीं होता। संतुलन बिंदु प्रभावित नहीं होता है किससे, उच्च प्रतिरोध से, क्योंकि संतुलन की स्थिति में सेल के द्वितीयक परिपथ में धारा नहीं बहती, धारा नहीं फ्लो होती है द्वितीयक परिपथ में, इसीलिए संतुलन की स्थिति में जो उच्च प्रतिरोध से प्रभावित नहीं होता, जो संतुलन बिंदु होता है बैलेंस पॉइंट होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर डी है, यदि किसी स्थिति में पोटेंशियोमीटर के परिचालक सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो, 2 वोल्ट हो के स्थान पर 1 वोल्ट कर दिया जाए तो यह विधि फिर भी सफल रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि विभव मापी कार्य करने के लिए परिचालक सेल का वैद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ सेल के वैद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कम कर दिया गया तो वो फिर सफल नहीं होगा, विभव मापी सफल नहीं होगा। अब ई नंबर क्वेश्चन है कि क्या कुछ परिपथ MV के कोटि के अत्यल्प विद्युत वाहक बलों के निर्धारण में सफल होगी, यदि नहीं तो आप इसमें किस प्रकार संशोधन करेंगे। तो क्योंकि विभव मापी कार्य करने के लिए तो यहाँ पर संतुलन बिंदु सिरे ए के निकट होगा और मापन में त्रुटि बहुत अधिक होगी, इसीलिए इसके मापन में त्रुटि कम होगी और मापने की यथार्थता बढ़ेगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर जो मेगा यानी कि MV की कोटि के अत्यल्प विद्युत वाहक बलों के लिए ये केस यहाँ पर दिया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 23। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। ये एक फिगर यहाँ पर दिया गया है, पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी का एक फिगर दिया गया है और हमको क्या करना है, 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए एक 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है। खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु इस पर मिलता है, सेल के बाएं परिपथ में प्रतिरोध का इतना प्रतिरोधक संतुलन बिंदु पोटेंशियोमीटर के तार की 64.8 सेंटीमीटर लंबाई पर पहुंच जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। स्मॉल r का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है और क्या यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हमको मान दिया गया है L1 का मान है 76.3 सेंटीमीटर और L2 का मान हमको दिया गया है 64.8 सेंटीमीटर और जो कैपिटल R है उसका मान हमको दिया गया है, कैपिटल R मान दिया गया है 9.5 ओम और उसके बाद जो E का मान है वो तो दिया गया है 1.5 वोल्ट और मान निकालना है स्मॉल r का। तो अब क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है पहले E/V बराबर KL1/KL2, क्योंकि वही फार्मूला है E1/E2 बराबर L1/L2 का, उसी का ये संशोधित फॉर्म आता है E/V बराबर KL1/KL2, यानी कि E/V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L1/L2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मेन फार्मूला आता है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कैपिटल R E/V-1 ये फार्मूला, और आपने नोट डाउन भी किया होगा जब आपने सभी इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो आपने लिखे होंगे एक जगह। तो यही मेन फार्मूला है। तो E/V की जगह हमको रखना है क्या, L1/L2, क्योंकि उसी का मान हमको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये होगा 9.5/L1/L2-1। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमको मान रख देना है, यानी R बराबर 9.5/L1 का मान 76.3/64.8-1।
तो ये हो जाएगा R बराबर 9.5 76.3 माइनस 64.8 अपान 64.8 और ये हो जाएगा ओम में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है और आपका जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो ओम में आ जाएगा स्मॉल r बराबर। तो इस प्रकार से हमने इस यूनिट के जो टोटल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 23 नंबर तक क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए और इन सभी की PDF यानी जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए गए हैं सभी की PDF एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से लगाने और सारे फार्मूले लर्न भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप की जो ये यूनिट थी यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्थिर वैद्युतिकी से। अब हम आगे आपसे मिलते हैं नए लेक्चर में, नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और देखते हैं कौन सी यूनिट हम वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।